Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का सारांश हिंदी में पढ़ेंगे, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में पाकिस्तान में हुआ था। यह लेखक की आत्मकथा का एक पार्ट है। इस कहानी में लेखक अपनी दादी माँ के पोर्ट्रेट कलम के माध्यम से बनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक आज के समय में आने वाले रिश्तों में परिवर्तन की ओर प्रकाश डाला है। यह कहानी एक पोते की अपनी ओर से एक प्यार भरी श्रद्धांजलि अपनी दादी माँ को दी है। आइए शुरू करें आज की कहानी। लेखक की दादी हर किसी की दादी की तरह एक वृद्ध स्त्री थी। लोग लेखक को बताते हैं कि वे कभी जवान और आकर्षक थीं और उनके पति भी थे, किंतु लेखक को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। लेखक के दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में टंगी थी। तस्वीर में वे बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। वे कम से कम 100 साल के दिखते थे। वे ऐसे नहीं दिखते थे कि उनकी पत्नी हों और बच्चे हों। वे तो वैसे दिखते थे जैसे उनके ढेर सारे पोते पोतियां ही हों। लेखक की दादी अक्सर लेखक को उन खेलों के बारे में बताया करती थीं जिन्हें वे अपने बचपन में खेला करती थीं। लेखक की दादी छोटे कद की, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थीं। उनके चेहरे पर हर जगह आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थीं। लेखक को पूरा विश्वास था कि वे हमेशा वैसी ही थीं जैसी थीं। ऐसा लेखक का मानना था कि वे जैसी उस समय हैं वैसी ही हमेशा से थीं, जो इतनी बूढ़ी थीं कि वे और बूढ़ी नहीं हो सकती थीं। 20 वर्ष से उनकी उम्र ज्यों की त्यों बनी हुई थी। वे कभी आकर्षक नहीं हो सकती थीं, लेकिन वे हमेशा खूबसूरत थीं। वे बिना दाग वाले सफ़ेद कपड़े पहनती थीं और लड़खड़ाते हुए चलती थीं। उनका एक हाथ अपने झुकाव को संभालने के लिए कमर पर रहता था तथा दूसरे हाथ में वे माला जपती रहती थी। उनके होठ हिलते रहते थे तथा वे मन में प्रार्थना करती थीं। वे उस तरह थीं जैसे सर्दियों में पहाड़ों का नज़ारा होता था। लेखक की दादी और लेखक अच्छे दोस्त थे। आर्थर के माता पिता जब शहर रहने चले गए तो आर्थर को लेखक को उनके पास ही छोड़ गए और तब से लेखक लगातार अपनी दादी के साथ थे। सुबह होने पर वे लेखक को जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। लेखक को नहलाते और तैयार करते समय वे अपनी सुबह की प्रार्थनाएं एक ही लय में बोलती थीं। वे सोचती थीं कि लेखक उसे सुनेंगे और याद कर लेंगे। लेखक को दादी की आवाज़ से प्रेम था, इसलिए वे सुनते तो थे पर याद करने की चेष्टा उन्होंने कभी नहीं की। तब वे लकड़ी की स्लेट पर लेकर आती जिसे वे पहले से ही पोते रहती थीं। एक छोटी मिट्टी की बनी स्याही की दावात और एक लाल कलम, इन सब को एक कपड़े में बांधकर वह लेखक को दे देती थीं।
और लेखक चीनी, मक्खन, चुपड़ी, बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद अपनी दादी के साथ स्कूल जाते थे। उनकी दादी गांव के कुत्तों के लिए कई बासी रोटियां अपने साथ लाया करती थी। लेखक की दादी हमेशा लेखक के साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। पुजारी लेखक को वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे और उनकी दादी अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। जब दोनों लोगों का काम समाप्त हो जाता था तो वे एक साथ ही घर वापस आते थे। घर वापस आते समय गांव के कुत्ते मंदिर के द्वार पर खड़े हुए मिलते थे। वे गुर्राते हुए एक दूसरे से रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते हुए, चूँकि लेखक उन कुत्तों पर वो रोटियां फेंकते थे तो उन रोटियों के लिए कुत्ते आपस में लड़ते थे। तो लड़ते झगड़ते वे पीछे पीछे उनके घर तक आ जाते थे। जब लेखक के माता पिता शहर में अच्छी तरह से बस गए तो लेखक की दादी को और लेखक को वहीं बुला लिया। अब लेखक और उनकी दादी की दोस्ती में बदलाव शुरू हो गया। यद्यपि दोनों का कमरा एक ही था, लेकिन अब दादी स्कूल नहीं जाती थीं। लेखक मोटर बस में बैठकर स्कूल जाया करते थे। गलियों में कुत्ते भी नहीं होते थे तो दादी शहर वाले घर में चिड़ियों को दाना खिलाती थीं। जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, लेखक को दादी के साथ समय बिताना कम हो गया। अब जब लेखक स्कूल से आते थे तब दादी पूछती थीं, स्कूल में आज टीचर ने क्या पढ़ाया। लेखक उन्हें बताते थे अंग्रेजी के कुछ शब्द, पाश्चात्य विज्ञान की कुछ बातें और जानकारियाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पृथ्वी का गोल होना इत्यादि। इन सब से वह अप्रसन्न हो जाती थी, नाखुश हो जाती थीं। वे पढ़ाई में लेखक की मदद नहीं कर पाती थीं। दादी उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाती थीं जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया जाता था। उन्हें इस बात का दुख था कि स्कूल में भगवान की, धार्मिक ग्रंथ की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। एक दिन लेखक ने उन्हें संगीत शिक्षा दिए जाने की बात बताई। यह सुनकर वे काफ़ी परेशान हुई। वे संगीत को व्यभिचार से जोड़कर देखती थीं। उनका मानना था कि संगीत जैसी चीज़ वेश्याओं और भिखारियों के लिए हैं। संगीत की बात सुनकर उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी चुप्पी से साफ था कि वे इसे पसंद नहीं करती थी। संगीत को दादी पसंद नहीं करती थी। जब लेखक पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय जाने लगा तो लेखक को कमरा अलग दे दिया गया। दादी ने अपना एकांत चुपचाप स्वीकार कर लिया। वे अपना ज़्यादातर समय चरखे पर बिताया करती थीं। सुबह से शाम तक वह चरखा काटती और प्रार्थनाओं का जाप करती रहती, पाठ करती रहती थीं। केवल दोपहर में चिड़ियों को दाना खिलाने की समय ही खुद को आराम देती थी। जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही होती थीं तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती और पूरा दृश्य चहचहाहट के शोरगुल से भर जाता था। कुछ आकर उनके पैरों पर, कुछ कंधों पर, यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थीं। दादी मुस्कुरा देती थीं पर कभी उन्हें भगाती नहीं थीं। ये आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला होता था।
उच्च शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा के लिए लेखक जब विदेश जाने का निर्णय लिया तो लेखक जानता था कि दादी इस बात से परेशान होंगी। लेखक को 5 साल तक बाहर रहना था, तो लेखक ने सोचा कि पता नहीं वह पुनः अपनी दादी से मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत वृद्ध थीं। किंतु दादी जानती थी कि 5 साल बाद वे अपने पोते को पुनः देख पाएंगी। वे बिल्कुल भी भावुक नहीं थीं। लेखक को छोड़ने के लिए वे स्टेशन तक गईं, किंतु उन्होंने कोई बात नहीं की और न ही किसी तरह का कोई भाव व्यक्त किया। उनके होठ हिल रहे थे, अर्थात वे मन में प्रार्थना करने में मग्न थीं। एक हाथ से वे अपने माला को जप रही थीं, दूसरे हाथ को अपने कूल्हे पर कमर पर रखी थीं। उन्होंने लेखक के माथा को चूम लिया। जाते समय उन्होंने लेखक को एक नम छाप दी, हाथ रख दिया उनके पीठ पर, जिसको लेखक ने अपने हृदय में सजो लिया। उसने सोचा शायद उनके स्पर्श की आखिरी निशानी थी, किंतु ऐसा नहीं था। 5 साल बाद जब लेखक वापस आया और अपने दादी से स्टेशन पर मिला, तो वे बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी 5 साल पहले थी। लेखक उन्हें प्रार्थना बोलते हुए सुन सकता था। शाम के समय में उनमें एक बदलाव देखने को मिला। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। उन्होंने अड़ोस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुरानी ढोलक ली और गाना शुरू कर दिया। वे घंटों उन्हें उस ढोल को बजाती रहीं, थाप देती रहीं और वीर योद्धाओं के घर वापसी के गीत को गाती रहीं। वे ज़्यादा थक न जाएं, इसलिए लेखक ने उनसे निवेदन किया कि वे बंद कर दें। यह पहली बार था जब लेखक ने ये देखा था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अगली सुबह वह अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने बताया कि हल्का बुखार है, ठीक हो जाएगा, चला जाएगा, पर दादी ने बताया कि उनका अंत नज़दीक है। उन्होंने कहा क्योंकि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्ति पर हैं, समाप्ति के कुछ ही पल हैं, तो उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी। इसलिए वे बात करके अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। वे बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए अपने माला को जपती रहीं और प्रार्थना करती रहीं। इससे पहले कि लेखक कुछ समझ पाते, उनके होठ हिलने बंद हो गए और बेजान हाथ के उंगलियों से माला गिर पड़ी। एक खामोश पीलापन उनके चेहरे पर छा गया और लेखक जान गए कि अब वे नहीं रहीं, अब वे इस दुनिया में नहीं रहीं। जैसा कि रिवाज है, उन्हें बिस्तर से उठाया गया और ज़मीन पर लेटा दिया गया, लाल रंग के कफन से ढक दिया गया। शाम को दाह संस्कार हेतु जब उन्हें ले जाने लगे तो ले जाने के लिए एक कच्चा स्ट्रेचर लाए। सूरज छिप रहा था। जब वे आंगन में पहुँचे, आंगन के बीचों बीच रुक गए। देखा हजारों चिड़िया जहाँ तहाँ इधर उधर चारों तरफ फर्श पर बैठी थीं। कोई चहचहाहट नहीं थी। चिड़ियों को इस तरह से देखकर लेखक को बड़ा दुख हुआ और लेखक की माँ उन चिड़ियों के लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। उन्होंने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़ों
में विभक्त किया तोड़ा, जैसा दादी किया करती थी वैसा ही किया और चिड़ियों की ओर फेंका, पर चिड़ियों ने ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब लेखक दादी के मृत शरीर को वहाँ से ले गए तो वे चिड़िया चुपचाप धीरे से वहाँ से उड़ गईं। अगली सुबह स्वीपर ने उन टुकड़ों को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। प्यारे बच्चों, ये थी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का सारांश क्या, ये पूरा चैप्टर का लगभग हिंदी है। और अगर इस कहानी को आप सुन लेते हो तो निश्चित रूप से ये चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा और कहानी समझ में आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।